Rahim. Assalamu alaikum grade 9. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your chemistry teacher. The chapter that we have started is fundamentals of chemistry. अभी तक हमने देखा कि जो भी हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास निकालते हैं उसको हम अगर एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है या एक फार्मूला यूनिट है उसको हम 1 मोल के इक्वल कंसीडर करते हैं। इसी तरह जब हम कोई नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल रहे हैं या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स निकाल रहे हैं तो उसमें अगर हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है, एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है तो उसको हम 1 मोल के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली मोल होता क्या है। हम मोल का नाम तो ले रहे हैं कि मोल ये है, मोल मोल की कंसीडर कर लिया, मोल की इक्विवेलेंट कर लिया। तो बेसिकली मोल होता क्या है। अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट का मतलब यानी कि किसी भी उसका सब्सटेंस हम ले रहे हैं, कोई भी एटम ले रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल ले रहे हैं या कोई भी फार्मूला यूनिट ले रहे हैं, उसका मास कितना है, यानी कि गिवन मास कितना है। दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस हमने देखा कोई भी एटम हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल हो गया या कोई भी फार्मूला यूनिट हो गया तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जब कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी तो एज अ होल बात होगी, उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स की भी बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो सकती है या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स की बात होगी। ठीक है। अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। इसकी एब्रीविएशन क्या है? मोल। जब भी हमने इसका यूनिट लिखना है ना तो ये MOL मोल पूरा नहीं लिखना, उसका यूनिट लिखना है MOL मोल। ठीक हो गया, यानी कि MOL इसका यूनिट है। अब हमारे पास क्या होता है कि मोलर मास क्या होता है। बेसिकली देखें, जो हमने मास निकाला है ना, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, दैट इज़ एक्चुअली द मोलर मास व्हेन ऑल द मासेस, कोई भी मास है मतलब जब हम मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, यानी कि एटॉमिक मास हो गया या मॉलिक्यूलर मास हो गया या फार्मूला मास हो गया, जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम मोलर मास कहते हैं। देखिए, जब पहले हम पढ़ते थे हम सिंपल क्या करते थे, मोलेकुलर मास निकाल रहे थे या फार्मूला मास निकाल रहे थे या एटॉमिक मास बेसिकली हम निकाल रहे थे तो उसके लिए हम यूनिट क्या इस्तेमाल कर रहे थे? AMU। ऐसे ही था ना, उसके लिए यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे थे AMU। ठीक है, पहले हम मैथ्स के लिए मैया कर रहे थे AMU, लेकिन जब हमने एटॉमिक को मॉलिक्यूल के और फार्मूला मैथ्स को ग्राम्स में मैयर किया तो हमने इसको ग्राम एटॉमिक मैथ्स और ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड ग्राम फार्मूला मैथ्स कहा। ऐसे ही है ना। तो जब कभी भी हम इनके मैथ्स को ग्राम्स में मैयर करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? मोलर मैथ्स। ठीक हो गया। जब कभी भी हम इनके मैसेज को ग्राम्स में मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मोलर मैसेज। ठीक है, वो बेशक किसी एटम की बात करें या किसी फार्मूला यूनिट की बात करें या किसी मॉलिक्यूल की बात करें, जब कभी भी आप उसका जो मैस है वो ग्राम्स में निकालेंगे तो उसको हम मोलर मैस बोलेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या आ जाती है? द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। ठीक है, किस एटॉमिक मास हो गया यानी कि किसी भी एटम का मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास यानी किसी भी मॉलिक्यूल का मास हो गया, फार्मूला मास यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट का मास हो गया। जब कभी भी उनके मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोल। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन का जो मैस है यानी कि एक कार्बन एटम का मैस 12 ग्राम होता है तो उसका मैस को हम क्या कहेंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह वाटर के एक मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर एक्सप्रेस एज 18 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के जो एक मॉलिक्यूल है उसका मैस 18 ग्राम्स होता है तो उसके मैस को क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह जो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H2SO4 एक्सप्रेस एज 98 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4। Formula mass of NaCl expressed as 58.5 grams is equal to 1 mole of NaCl। इसमें अगर आपने देखा हो तो आपको पता चल क्या होगा कि एक ही कार्बन एटम की बात की जा रही है, एक ही वाटर के मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, एक ही H2SO4 के मॉलिक्यूल की बात की जा रही है और एक ही NaCl के फार्मूला यूनिट की बात की जा रही है और इन सब का मैस हमने ग्राम्स में लिख रहे हैं तो इन सब का जो मैस है वो 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस के इक्वल होगा। क्लियर हो गया?
कि बेसिकली मोल होता किस तरह से है। अगर हमने इसका नंबर ऑफ़ मोल्स किसी के निकालने हो, हमें उसका मैस दिया जाएगा, एक हमें मैस दिया जाएगा, एक हमने मैस खुद निकालना होगा, ठीक है। एक हमें मैस दिया जाएगा यानी कि नोन मैस ऑफ अ सब्सटेंस, ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर प्रेजेंट होएगा, लेकिन जो मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस है वो आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। और ये फाइंड आउट करना आप लोगों को आता है क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से निकालते हैं, हमने पीछे प्रैक्टिस की है। मैंने आपको डिफरेंट फार्मूलाज बताए हैं, डिफरेंट फार्मूलाज के लिए आपको बता दिया गया है कि आपने किस तरह से उसका मैस निकालना है, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हम जो नॉन मैथ्स जो हमें मैथ्स गिवन होगा वो हम ऊपर रखेंगे और मोलर मैथ्स को उसके साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, ठीक है। कितने भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ठीक है ना। उसका यूनिट क्या होगा, MOL। इस तरह अगर हमें देखें इनमें से कोई भी एक चीज़ ना गिवन हो, ये तो हमेशा हम निकालेंगे ना, ये जो मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस है ना, ये हम हमेशा खुद निकालेंगे, ठीक है। और ये हमें निकालना आता भी है क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। बाज़ औक़ात ये होता है कि इन दोनों चीज़ों में से हमें या तो नंबर ऑफ़ मोल्स दे दिए हों और हमें कहा हो कि नोन मैस निकालें, तो हम निकाल सकते हैं ना, हम इसको सिंपल रीअरेंज करें। ये नंबर ऑफ़ मोल्स हमें दिए हुए हैं और मोलर मैस तो हमें खुद ही निकालना आता है, इसकी इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड में मैं इसको लेके जाऊँगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा नोन मैस ऑफ अ सब्सटेंस। नॉन मैस ऑफ सब्सटेंस में ये कि ग्राम, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम्स। और किस में निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ठीक हो गया। ये हमें निकलेगा कि किससे हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं, या अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो तो हमारे पास जो नॉन मैस है यानी कि हमें वो ना दिया हो और हमने वो फाइंड आउट करना हो तो हम इस फार्मूला को रीअरेंज करके निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो हमने सारी जो चीज़ें देख ली एज अ होल, हम कहाँ से हम चले थे, हम सिंपल इसकी जो बेसिकली जो सब्सटेंस था इसको कहाँ से हमने देखा था, एक सिंपल प्योर फॉर्म में जो मैटर होता है वहाँ से हम चलते हुए डिफरेंट हमने उसकी देखी कितनी के जो सब्सटेंस होता है उसके वो दो टाइप्स का होता है, एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड होते हैं। फिर जो कंपाउंड होते हैं वो भी आगे से हमने दो टाइप्स के पढ़े, बार बार मैंने आप लोगों को बताया है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं या बेसिक मॉलिक्यूल्स जिनको हम कह देते हैं, या हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होते हैं जिनको हम आयनिक कंपाउंड्स, बेसिकली आयनिक कंपाउंड के जो फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। इसे हमने उनकी डिफरेंट देखी थी। आज इसकी थोड़ी सी इसका रिलेशनशिप देखते हैं कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस और मोल का रिलेशनशिप क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस है, वो एटम है, वो मॉलिक्यूल है या वो फार्मूला यूनिट है, किस तरह वो मोल की इक्वल आ जाता है, ठीक हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि सब्सटेंस को हमने फर्दर जो क्लासीफाई किया था वो हमने एलिमेंट, नंबर 1 इज़ एलिमेंट, ठीक है, यानी कि सिंगल एटम जो होता है। जब हमारे पास एटम का मैस यानी कि सिंगल एटम का मैस हम मेजर करेंगे तो डैट इज़ नोन एज एटॉमिक मैस। उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैस में हम मेजर करते हैं, यानी कि उसका यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। जब हम इसका मैस एटॉमिक मैस यूनिट में मेजर करेंगे तो डैट इज़ नोन एज एटॉमिक मैस। जब हम इसका मैस ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मैस, ठीक है। अब ग्राम एटॉमिक मैस में अगर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, यानी कि एक एटम के अंदर 6.0, एक सब्सटेंस के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो वो किसके इक्वलेंट हो जाता है, 1 मोल के, ठीक हो गया। यानी कि एटॉमिक मैस को जब ग्राम में ये करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मैस, एंड देन उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, 23 एटम्स हैं, तो उसको किसके इक्वल कह देंगे, 1 एटम के इक्वल, 1 मोल के इक्वल कह देंगे, सॉरी, ठीक हो गया। इसी तरह सब्सटेंस की जो दूसरी फॉर्म हमने पढ़ी थी डेट वाज कंपाउंड। कंपाउंड में जो सबसे पहली उसकी जो कैटेगरी में उसको हमने डिफाइन किया था डेट वाज मॉलिक्यूल, और जब हम मॉलिक्यूल का मैस निकालते हैं डेट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर मैस, और जब उसको हम AMU में मेजर करते हैं। लेकिन जब कभी हम इस मॉलिक्यूल के मैस को ग्राम्स के मैस में एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। और अगर एक जो सब्सटेंस है यानी कि जो एक कंपाउंड है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ हमने देखी थी कंपाउंड की, वो हमने देखा था आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, उनके फार्मूलाज को हम फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं, और जब उनका मैस निकालेंगे तो दैट इज़ नोन एज फार्मूला मैस। जब यही मैस AMU की बजाय ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो डेट बिकम्स ग्राम फार्मूला मैस, ठीक हो गया। इसके अंदर जब 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 1 मोल के इक्वलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी समरी आपने देख ली कि किस तरह से
एक जो सब्सटेंस है और उसका और मोल का रिलेशनशिप किस तरह से बनता है। कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, या कोई भी फार्मूला यूनिट है, उसके जब भी मास को हम AMU में मेजर करेंगे तो डेट इज़ नोन एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। और जब कभी भी उनके मैसेज को ग्राम्स में मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। इसी तरह जब हमारे पास उनके जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि एटम्स के 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल के 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या हमारे पास फार्मूला यूनिट्स के 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे, तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 मोल के इक्वल आ जाएंगे। ठीक हो गया, इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये फ़्लो चार्ट आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसको ज़बानी ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। आप इसको किसी भी कॉपी के ऊपर या किसी भी शीट के ऊपर एज अ होमवर्क असाइनमेंट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।